Good morning, students. Today, I will continue the chapter Chemical Reactions and Equations. Last day, मैंने chemical reactions का दो टाइप बताया था. नंबर 1 chemical combination and नंबर 2 decomposition reaction. आज जो है टाइप 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं. सबसे पहले हमको जानना है कि व्हाट डू मीन बाय द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड. कभी कभी हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन का भी यूज करते हैं और किस प्रकार से वो एक दूसरे को डिस्प्लेस करता है और न्यू फॉर्मेशंस यानी न्यू प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं. जैसे कि कभी कभी हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, लैब में भी देखते हैं कि जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन का नेल्स डालते हैं और उस हालत में कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन का कलर है वो ब्लू कलर का है और आयरन का नेल्स जो है, न्यूली आयरन का नेल्स ग्रे कलर का होता है. और कुछ देर जब उसको डुबो के रखते हैं, आयरन का नेल्स को जब डिप करते हैं तो कुछ क्षण के बाद देखते हैं कि ब्राउन कलर का उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म करने लगता है और जो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू कलर है वो धीरे धीरे फ्रेश ग्रीन यानी लाइट ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर जाता है. उसी का केमिकल रिएक्शंस को यहां देखा जाए तो ज्यादा समझ में आएगी. आयरन का नेल्स फेरम के रूप में है आयरन और कॉपर सल्फेट CuSO4 दोनों आपस में रिएक्शन किया. ये सॉलिड फॉर्म में है, ये एक्वस फॉर्म में है और उस हालत में आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ये डिस्प्लेस कर देता है और अपना ओन कंपाउंड तैयार करता है FeSO4 और कॉपर जो है वो अलग हो जाता है यानी डिस्प्लेस हो जाता है. तो इस रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कि ये जो फेरस सल्फेट बना ये भी एक्वस फॉर्म में है और ये सॉलिड फॉर्म में आयरन से ये जो डिस्प्लेस हुआ कॉपर, ये कॉपर सॉलिड फॉर्म में चला आता है. अब इसके कलर के बारे में, आयरन के कलर हम लोग बोलते हैं ग्रे कलर है और जो कॉपर सल्फेट है ये ब्लू कलरेशन देता है जब ये सॉल्ट सॉल्यूशन के रूप में है. जो फेरस सल्फेट न्यूली फॉर्म किया आफ्टर रिएक्शन ये फ्रेश ग्रीन कलर का है, फ्रेश ग्रीन कलर का है और जो कॉपर बना ये ब्राउन कलर प्रोड्यूस करता है. तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एक मेटल जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है उसके कंपाउंड में से और अपना ओन कंपाउंड तैयार करता है. जो मोर रिएक्टिव है मेटल है वो अपना कंपाउंड तैयार करता है और लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस किया, जैसे कि यहां कॉपर को डिस्प्लेस किया. इसी प्रकार से ये जो कलर का चार्ट है ये हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि CBSE का जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं उन सभी में कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कलर का कैसा फॉर्मेशन हुआ, यानी प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज आपके पास है या नहीं इसके बारे में भी जानकारी ली जाती है. और इसका भी आप बिल्कुल ध्यान देंगे कि किस प्रकार का कलरेशन तैयार हो रहा है. सभी कंपाउंड या सभी मेटल के बारे में आपके पास जो कलरेशन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर है या नहीं, इसके बारे में भी नॉलेज ली जाती है. एक इक्वेशन के बाद दूसरे इक्वेशन में मैं आ रहा हूं. जैसे कि यहां देख लिया जाए, जब जिंक का ग्रेनुल्स है, जब जिंक को हम लोग रिएक्ट कराते हैं कॉपर सल्फेट के साथ तो सेम हम लोग देखते हैं उसी प्रकार से जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, वो डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को और जिंक जो है अपना सल्फेट बनाता है ZnSO4. ये जिंक सल्फेट बना, ध्यान में रखेंगे, नेमिंग सबका कर लेंगे
और ये जो जिंक सल्फेट है और इसका कलरेशन है, जैसे ये ब्लू कलर है, ये एक्वस है, एक्वस सोल्यूशन है, और इसका कलर है कलरलेस। ध्यान देंगे, जिंक सल्फेट जब सॉलिड स्टेट में है या पाई जाती है तो उस हालत में जिंक सल्फेट का कलर है व्हाइट, लेकिन जब ये सॉल्ट सॉल्यूशन में होंगे तो उसका कलर जो है कलरलेस होगा। इसका मतलब ये जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर से ये कलरलेस में कन्वर्ट कर जाता है। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया और कॉपर जो है डिस्प्लेस हो जाएगा। ये दोनों एग्जांपल देखने के बाद ये मालूम चलता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। जब हम लोग केमिस्ट्री में आगे चलकर एक टॉपिक आता है थर्माइट प्रोसेस, उस थर्माइट प्रोसेस भी बेस करता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। जैसे रेलवे ट्रैक का जो रिपेयरिंग किया जाता है वो एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस से, और एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस में दिखाया जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बारे में भी हम लोग यहां डिस्कशन करते हैं। एल्युमिनियम रिएक्ट करते हैं आयरन के ऑक्साइड के साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, और उस प्रकार से एल्युमिनियम जो है मोर रिएक्टिव है आयरन से। आयरन से मोर रिएक्टिव होने के बाद ये एल्युमिनियम जो है अपना ऑक्साइड बना लेता है Al2O3, और आयरन को मॉल्टेन स्टेज में अलग कर देता है। तो यहां केमिकल रिएक्शंस में देख लीजिए बैलेंस करने का जरूरत पड़ेगा। पिछले दोनों रिएक्शन में बैलेंस करने की जरूरत नहीं थी, यहां बैलेंस करना है। Fe ट्वाइस है, यहां आपको 2 लगाना है, और Al यहां ट्वाइस है, यहां 2 पुट करना है। O थ्राइस है, O थ्राइस है, यानी केमिकल रिएक्शन बैलेंस है। इसी को कहते हैं एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस या थर्माइट प्रोसेस। रेलवे ट्रैक का रिपेयरिंग में मॉल्टेन स्टेज में आयरन पानी का यह परिघटना है, जिसमें कि जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर आधारित है। ये तीनों केमिकल रिएक्शन जानने के बाद एक आपके मनस पटल में जो ध्यान में आएगा कि आखिर वो कौन सा केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है। इसके बारे में जब कंसेप्ट हम लेना चाहते हैं तो इसके लिए एक टॉपिक हम लोग को जानकारी लेना होगा। वो टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज, यानी मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल का जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज, सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन सुने। रिएक्टिविटी सीरीज बताया जाता है द मेटल्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। यानी जब हम इस सीरीज में टॉप से बॉटम की ओर जाएंगे तो मेटल का रिएक्टिविटी घटने के क्रम में पाई जाती है। इसको याद में रखने के लिए सबसे पहले एक जो शॉर्ट फॉर्म में नेमिंग है उसको आपको जानना होगा। उस शॉर्ट फॉर्म में जो नेमिंग है उस नेमिंग में सबसे पहले बताया जाता है PSC मैजेंटिल, MAZINTLE। PSC मैजेंटिल से आपको रिएक्टिविटी सीरीज का एक कंसेप्ट प्राप्त होगा और याद रखना भी काफी आसान होगा। इस कारण से ये नाम निश्चित रूप में याद रखेंगे तो आप जो है इसमें सफल हो जाएंगे। इसका नेमिंग कैसे होगा? P फॉर पोटेशियम, सबसे पहला मोर रिएक्टिव मेटल के बारे में मैं धारणा दे रहा हूं। सबसे पहला जो है पोटेशियम है। S फॉर सोडियम, Na।
C for calcium, Ca. M for magnesium, Mg. A for aluminium, Al. Z for zinc, Zn. I for iron, Fe. N for nickel, Ni. T for tin. नेक्स्ट इसके नीचे Ni के नीचे Sn. ये सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे. डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे. नेक्स्ट जो है Li फॉर लेड, Pb. Pb के बाद हाइड्रोजन एक नॉन मेटल होने के बाद भी इस रिएक्टिविटी सीरीज में, मेटल का जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें इसको भी स्थान दिया गया, क्योंकि हाइड्रोजन का बहुत सारे प्रॉपर्टी मेटल से मिलता जुलता है और उसी प्रकार के कंपाउंड फॉर्मेशंस में ये भागीदारी लेते हैं. हाइड्रोजन के बाद जो 5 मेटल आएंगे लेस रिएक्टिव मेटल है, नोबल मेटल्स के रूप में जाने जाते हैं. ये है कॉपर, मरकरी, Hg, सिल्वर, Ag, गोल्ड, Au, प्लेटिनम, Pt. ये जो है कंप्लीट हो गया रिएक्टिविटी सीरीज. इसका मतलब है जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, ए एंड के बाद इस एंड से जब इन करके लास्ट में हम प्लेटिनम तक जाते हैं, तो देखते हैं मेटल अपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में पाए जाएंगे. सबसे पहली बात है, अभी जो मैंने तीनों एग्जांपल लिया, सबसे पहला एग्जांपल लिया था आयरन और कॉपर के बारे में. तो आयरन और कॉपर के बारे में जब हम कंपेयर करते हैं, सबसे पहले ऊपर से जैसे ही चलेंगे आयरन आपको पहले मिलेगा, उसके बाद मिलेगा कॉपर. इसका मतलब आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. सबसे पहला जो फॉर्मेट में ये लिखा जाएगा, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. सेकेंड जो एग्जांपल मैंने लिया था जिंक के बारे में और कॉपर के बारे में, आयरन को यहां मिटा दे रहा हूं, ये जिंक के बारे में और कॉपर के बारे में. यहां उस इक्वेशन में जब जिंक को डाला गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, जिंक डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, इसका मतलब हो गया जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यानी Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. और थर्ड जो एग्जांपल मैंने लिया था एल्युमिनियम और आयरन के बारे में, तो उस हालत में मैंने थर्माइट प्रोसेस नाम दिया था, एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस. उसमें दिखाया गया था कि एल्युमिनियम जो है फेरिक ऑक्साइड को ब्रेक करके अपना ऑक्साइड बनाया, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और उस हालत में आयरन को वो डिस्प्लेस कर देता है. इसका मतलब एग्जांपल लिया जा रहा है एल्युमिनियम के बारे में और आयरन के बारे में. जो थर्ड प्रोसेस है उस प्रोसेस में यह दिखाया गया कि एल्युमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर दिया. इसका मतलब एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन. एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन. इसी प्रकार से हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जान गए. उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए जो उसका मूल आधार है, जिसके ऊपर ये बेस कर रहा है, और रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में भी हमने ध्यान में रखा. और नेक्स्ट जो क्लास होगी उस क्लास में हम जानकारी लेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में. नेक्स्ट हम मिलते हैं. थैंक यू. आगे मिलेंगे फिर.